हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवलियर पीसीएस। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आफ्टर एडीओ, जिनका अभी 72nd बीपीएससी है कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए मैंने मोटा मोटा सारा क्वेश्चन ले लिया है। अगर 72nd प्री के लिए आपका भी क्वेश्चन है जो कि इन 5 क्वेश्चंस में से नहीं है, तो भी इस सेशन में वो एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि इसको हम होलिस्टिक रखेंगे। पहला कि नोट्स कैसे बनाना है, इसमें मैं एक सैंपल लेके आया हूं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर है डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। अगर आपको सीरियसली 72nd को आपको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना है, तो इस रूटीन को फॉलो करना। वरना फिर तो आप कर ही रहे हो ना उस रूटीन को फॉलो जो हमेशा से है, कि 3 महीने पढ़ाई नहीं करेंगे, एग्जाम के 1.5 महीने पहले पढ़ाई करेंगे और कहेंगे कि हमने पूरी जान झोंक दिया बट फिर भी नहीं हुआ। तो खुद से तो आप झूठ नहीं बोल पाओगे, बाकी आप किसी को भी कह लो। दूसरा चीज हुआ डेली रूटीन, जिसको कि हम टाइम टेबल कहेंगे। फिर है डेली टारगेट्स, जो हमारा इनिशिएटिव होगा। उसके बाद है, कुछ लोग का था कि सर प्रीलिम्स तो करेंगे ही, बट अभी क्योंकि 3 महीने हैं, तो साथ में हम थोड़ा बहुत मेंस भी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, मेंस को भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा और सबसे सुटेबल क्या रहेगा वो है। एंड लास्ट है डिफरेंट अप्रोच फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स, जो हमारे वर्किंग एस्पिरेंट है वो कैसे इसको इस सिनेरियो को एड्रेस करे। सबसे पहले अपन एड्रेस कर लेते हैं ना डेली टारगेट वाले को। डेली टारगेट वाला क्योंकि ये सबसे इजी है, एंड बहुत ज्यादा ज्यादा लोग इसी के बारे में पूछ रहे थे। देखिए, जो डेली टारगेट्स है वो आपको रोज सुबह अराउंड 4:30 AM आपको ग्रुप पे आ जाएगा। जो पेड ग्रुप वाले अपने एज इन सीधा बैच हो गया या डू और डाई बैच हो गया, उन दोनों को उनके स्पेसिफिक ग्रुप्स में आएगा। ठीक है, आप दोनों को आपके ग्रुप्स में आएगा। आपको क्या करना है कि आप रात को जब आपकी पढ़ाई खत्म हुई, तब आपको अपना डेली जो आपने पढ़ाई किया ना, आपको वो हमारे को भेजना है। इसको ट्रैक किया जाएगा। आपने आज मान लो 60% ही कंप्लीट कर पाया, तो आप ईमानदारी से बताओगे सर आज 60% हो पाया, आज 70% हो पाया। मेरे को क्या है ना कि आप अगर 30% से भी स्टार्ट कर रहे हो और अगर 100% कल को पहुंचोगे, तो ये भी एक विन विन सिचुएशन है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना कि आप हमेशा मतलब पहले दिन से आपने 2 महीने से या 1 महीने से पढ़ाई नहीं किया, आप आज से बैठोगे, आज से आप पूरे फुल एनर्जी में पढ़ाई करोगे, नहीं होगा ऐसा। आपको शुरुआत में समय लगेगा, बट फिर वही है कि आपको बैठे रहना है, वहां पे लगे रहना है। इसी के साथ होगा कि इंड्योरेंस आएगा, ज्यादा देर बैठ पाओगे, ज्यादा पढ़ पाओगे, कम टाइम में ज्यादा ग्रैस्प कर पाओगे। एक ही चीज है कि डिसिप्लिन के साथ करेंगे और रेगुलरली करेंगे। तो जो पेड है उनको उस ग्रुप में बताना है रात को कि उन्होंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। ठीक है, अपना मतलब ओवरव्यू देना अपने पूरे दिन का। एंड उनको टारगेट भी जो ग्रुप में आएगा। जो ओपन ग्रुप है हमारा 72nd बीपीएससी लास्ट चांस वाला ग्रुप, उसमें भी सेम टाइम पे डेली टारगेट आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको भी सेम कर देना है कि आप मेरे को भेज देना, बॉट वोट पे भेज देना, बॉट पे जो भी है अपना डेली का आप भेज देना। ठीक है, ये हो गया डेली टारगेट को करना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है डेली टारगेट को एड्रेस कैसे करना है। देखो, यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, बट ये 3 है। कैसे? पहला है मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा है सॉरी पहला हिस्ट्री, दूसरा है साइंस। हमने हिस्ट्री को रखा। जैसे कि आप उठे तो आपको जो पहला स्लॉट है ना, जो कि आपका वार्म अप होगा, वार्म अप, ये आपका वार्म अप जाना चाहिए करंट अफेयर्स को। आप कहीं से भी कर सकते हो, आपको वीडियो से कर रहे हो वेल एंड गुड, आप किसी बैच से कर रहे हो वेल एंड गुड, आप यूट्यूब में एडुटेरिया है उससे कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है ना, 45 मिनट से 1 आवर का आपका फर्स्ट स्लॉट रहेगा। इसको आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो, बट अभी जो है स्टार्ट कर रहे हो इसलिए मैं ज्यादा बर्डन नहीं कर रहा। 45 मिनट से 1 घंटे का हो गया। इसमें आपको क्या करना है ना, शुरुआत में ये जैसे पहला वीडियो आपने देखा उसका नोट्स प्रिपेयर कर लिया। शुरुआत में बस नोट्स प्रिपेयर करो, हो सकता है 20 दिन में आपका पूरा नोट्स कंपाइल हो, प्रिपेयर हो। ठीक है, उसके बाद ये पहला दिन आपने क्या किया, नोट्स बनाया, उसको तुरंत 10-15 मिनट में रिवाइज कर लिया क्योंकि छोटा है टॉपिक। ये हो गया। 20 दिन में जब आपका पूरा नोट्स बनकर तैयार हो गया, अब मान लो कि जो नोट्स आपने बनाया है वो 30 पेज का है, फिर भी एक दिन में अगर आप 15 पेज ही पढ़ते हो, तो 2 दिन में आप 30 पेज पढ़ोगे, तो आपका 30 दिन में 15 बार रिवाइज होगा करंट अफेयर्स, और थोड़ा ये टाइम भी बढ़ जाएगा। 15 नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर एक महीने में 10 बार भी हो गया ना, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमांड बन जाएगा, इस पे बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आप नोट्स बनाओगे उसको हम इनरिच भी करेंगे वेरियस, जो अलग अलग मैगजीन होगा। जैसे कि हमने सोचा है कि हम 3 मैगजीन कवर करेंगे कोर्स में, वैसे ही अलग अलग मैगजीन से उसमें वैल्यू एडिशन भी करेंगे। जो हमारा नोट्स है वो सिंगल रहेगा, हम अपना ये नहीं बदल रहे, सोर्स नहीं बदल रहे, बट उसमें इनरिचमेंट कर रहे हैं। लास्ट 1 साल में जो पीवाईक्यू है उससे इनरिचमेंट करेंगे, क्या क्वेश्चंस आए हैं। जैसे आज मैं एमपीपीसी से क्वेश्चन देख रहा था, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, तो वो हम इंटीग्रेट करेंगे अगर हमारे नोट्स में नहीं है तो। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो 500 1000 क्वेश्चंस जो हम एमसीक्यू लेके आते हैं,
उससे भी जो चीज मिसिंग है उसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरा होलिस्टिक बना लेंगे इसको। करंट अफेयर्स अपना सॉर्टेड हो गया। सोर्सेज क्या है, सोर्सेज मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। वार्म अप हो गया आपका। सेकंड आएगा अपना स्लॉट वन। स्लॉट वन, स्लॉट वन में करना क्या है कि पहला सब्जेक्ट आप किससे स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप साइंस से स्टार्ट करना चाह रहे हो, साइंस से कर लो। आप हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाह रहे हो, हिस्ट्री से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला जिसमें आपको कॉन्फिडेंट हो उस स्लॉट को स्टार्ट कर लो। 2 घंटे के आसपास का ये स्लॉट रहेगा। अब मेरे को बताओ, आईवीसी, वैदिक एज एंड महाजनपदास, ये 2 घंटे का टॉपिक है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। तो आप इसमें अभी मैं आपको काफी कम टॉपिक्स दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर सको, या कम से कम तो इतना कर ही सको। इसमें क्या करना है, इन टॉपिक्स को कर लिए, पढ़ना पढ़ना नहीं है, याद करना है। इसमें याद किया, पीवाईक्यूज लगा लिए इसके, ठीक है, पीवाईक्यू लग गया, याद कर लिया, मतलब पूरा कॉन्सोलिडेट हो गया इतना टॉपिक। आगे करना है आपको तो आगे भी कर सकते हो 2 घंटे में। फिर आएगा स्लॉट टू। इसमें आप बायो कर रहे हो, बायो के लिए भी सेम करना है, 2 चैप्टर है, याद करो, पीवाईक्यूज लगाओ, अलग अलग टाइप के पीवाईक्यू लगाओ। कहां से, घटना चक्र से लगा लो शुरुआत में। अगर घटना चक्र से नहीं लगा रहे हो तो मैं कहूंगा कि टेक्स्ट बुक ले लो आप, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो, सॉरी, सब्सक्रिप्शन ले लो। और इसको जो है ना 2 टाइप से आपको यूज करना है। एक कि अगर मान लो आपको पढ़ने का थोड़ा मन नहीं है तो आप क्या कर रहे हो ना, इसको एज अ गेम खेल लो, एज अ गेम ले लो इसको, कि आपने टेस्ट को कैसे करो, टेस्ट है ना, टेस्ट को किया सबमिट, और उसके बाद जो रिव्यू वाला आता है ना, रिव्यू, उस रिव्यू में जाके जो तुरंत आप मार्क करते हो, तुरंत वो आंसर दिखाता है, वहां पे ये कर लो, मार्क कर लो। इसके साथ साथ एक छोटी डायरी रखो कि जब भी आप लगा रहे हो, मान लो आपने 50 क्वेश्चन लगाए, उसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आपको आंसर पता भी नहीं था, आपको हवा भी नहीं लगा कि कहां से क्वेश्चन पूछा है, बस टॉपिक पता है, हवा भी नहीं लगा इस टॉपिक के बारे में, मतलब ओवरऑल को चैप्टर पता है, टॉपिक का हवा नहीं लगा। उन टॉपिक्स को यहाँ नोट डाउन कर लो इस डायरी में। फिर जब आप वापस पढ़ोगे ना साइंस को, तो वहां जो आपका नोट्स होगा वहां पे उसको इंटीग्रेट कर लेना उन टॉपिक्स को। नोट्स इनरिचमेंट हो गया, पीवाईक्यू इनरिचमेंट हो गया, टॉपिक जो नहीं आ रहे थे वो इनरिचमेंट हो गए, तो काफी बढ़िया नोट्स बन गया आपका धीरे धीरे करके। ठीक है, नोट कोई भी शुरुआत से बढ़िया नहीं होता, नोट्स जो है धीरे धीरे इनरिच होता है। और आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए जो बस आपको ही समझ में आए, कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। स्लॉट 2 हो गया। अब हम आते हैं जो हमारे ये बस प्री वालों के लिए ना, मेंस वालों के लिए मैं अलग से बता दूंगा। स्लॉट 2 हो गया। अब जो आपके पास लास्ट टाइम है ना, अभी भी आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, 2 2 4 1 5 घंटा हुआ है, और ये भी 5 घंटा पूरा थोड़े दोगे, क्योंकि टॉपिक इतने छोटे छोटे, तो मुश्किल से 3 साढ़े 3 बज रहा है अभी, अगर मैं टाइम के हिसाब से इसको देखूं तो। लास्ट आपको क्या करना है, आपको डेली जो क्विज मिलेगा आपके टारगेट पे बेस्ड, टारगेट है ना, क्विज मिलेगा, इस क्विज को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और भेजना है इसको कि क्या हुआ। जो हमारा जो ये पेड ग्रुप रहेगा उसमें इसी क्विज के आधार पे हम टॉप 30 या 50, या फिर मतलब जैसा भी रहेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जो भी बैच वाले हैं उनमें से टॉप 30 या 50 को निकाल लेंगे। एंड जो लास्ट टाइम पे रिकॉल सेशंस होंगे ना, वो यूट्यूब पे तो लाइव जाएगा। जो पार्टिसिपेशन होगा, जैसे पहले क्या था ना, सबको पार्टिसिपेशन मिलता तो काफी रकस हो जाता था, कि ना किसी को बोलने का मौका मिलता था, ना कुछ जो लाइव में रहते थे ना वो सुन पाते थे, कुछ नहीं हो पाता था। तो इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा लिमिट कर दिया इसलिए हमने, कि ज्यादा बंदे नहीं रहेंगे तो कम से कम क्लियरली बातें हो पाएंगी, तो उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना है बस। ये चीजें भी सॉर्टेड हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारा स्लॉट खत्म हो गया, जो बस प्री वाले हैं उनके लिए वार्म अप किया, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, उसी को रिकॉल करके रिवाइज करके खत्म कर दिया अपना दिन। अब क्विज के साथ यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में पीवाईक्यू भी लगा सकते हो। मैंने कहा था ना उसको एज अ गेम लेना है, एज अ फन एक्टिविटी लेना है, उसको ये भी कर सकते हो। फिर आपके आप पे है कि आप उसको कितना ज्यादा, आपके अंदर कितना आगे, आप उसको कितना आगे लेके चल सकते हो, क्योंकि शुरुआत में तो मैंने काफी हल्का रखा है ना, शुरुआत में इसको मैंने काफी हल्का रखा है, बाद में ये जाके फुली पैक्ड हो जाएगा, बट अभी काफी हल्का रखा है क्योंकि अभी आप बस पढ़ाई शुरू कर रहे हो, वापस से बैठने में धीरे धीरे जो है ना इंड्योरेंस बनाने में समय लगेगा। ठीक है, ये हो गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हिस्ट्री और साइंस ही क्यों लिया, और किस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, आपके ऊपर है। मैं हिस्ट्री और साइंस लेके इसलिए किया क्योंकि हिस्ट्री जो है वो है 30 क्वेश्चन, साइंस जो है वो है 30 क्वेश्चन, 30 + 30 होता है 60 क्वेश्चन अराउंड। इसके अलावा जो बिहार हिस्ट्री है ना, वो भी ओवरलैपिंग है, तो 4 5 क्वेश्चन और बन जाएगा कम से कम। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वेटेज मिल रहा है, और साइंस से थोड़ा है कि साइंस को थोड़ा अच्छा से करना है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे अपन, कि ज्यादा अच्छे से ये रिवाइज हो पाए। हिस्ट्री भी बहुत अच्छा वेटेज है, इसलिए मैंने इन 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करने का सोचा है। और प्लस करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का भी वेटेज 30 क्वेश्चन के अराउंड का रहता है, तो करंट अफेयर्स भी।
ठीक है, इतनी चीजें सॉर्ट हो गई। अब आता है ये हमारा सॉर्ट हो गया टाइम टेबल, सॉरी ये सॉर्ट हो गया टाइम टेबल। देख लेते हैं टाइम टेबल के लिए क्या है ना, इसके बाद नोट्स देख लेंगे। टाइम टेबल के लिए क्या करना है, अगर आप सीरियस हो इस अटेम्प्ट को लेकर के कि आपको करना ही करना है, मतलब नहीं चाहते हो कि आपने जैसे पहले किया उसी टाइप से आप करो, क्योंकि देखो मेरा क्या कहना है ना, आप मेरे को झूठ बोल सकते हो, आप अपनी फैमिली को भी झूठ बोल सकते हो, अपने कलीग को भी झूठ बोल सकते हो, अपने पीयर ग्रुप को भी झूठ बोल सकते हो, आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते। मैं पूछता हूँ, लोग कहते हैं मेरे को सर नहीं हुआ सर, इतने टाइम से नहीं हो रहा है, कैसे करें? 8 महीने मेहनत करी थी, नहीं करा ना। 6 महीने मेहनत करा, नहीं करा। रेगुलरिटी नहीं है, मानो या ना मानो रेगुलरिटी नहीं है। या फिर एक और, अगर रेगुलरिटी है भी तो आपको पता नहीं है आपका कंपटीशन नीश क्या है। काफी लोगों को लगता है ना कि दिन में अगर 3-4 घंटे पढ़ लिए तो मैं सबसे आगे निकल गया। उनको पता ही नहीं कि कितने पागल पड़े हैं यहाँ पे, किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आप जाओ ना दिल्ली में, चले जाओ लाइब्रेरीज में चले जाओ, कैसे पागल है। वहीं जैसे ये डेस्क होता है ना, पढ़ने वाला डेस्क, ऊपर चेयर है, यहाँ बैठ के पढ़ते हैं ना, यही नीचे चादर बिछा के सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में रहेंगे तो एक तो अच्छी नींद आएगी, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में तो काफी कंजेस्टेड रूम्स है, छोटा रूम है, सफोकेशन है, गर्मी है, तो यहीं पे सोते कि नींद भी यहाँ पूरा हो और फिर यहाँ पे ना कंटिन्यूटी भी ना टूटे। मेरा दिन दुनिया सब यहीं पर है, तो आपका कंपटीशन उससे, आपका कंपटीशन आपके पर्सनल जो आपका लाइब्रेरी है उसमें नहीं है, जो 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं और 6 घंटे वहां पे हंसी ठिठोली कर रहे हैं। उससे क्या होगा ना, ना उनका कुछ होगा ना आपका कुछ होगा। तो उस ग्रुप को छोड़ो, जो नेगेटिव ग्रुप है उसको छोड़ो। आपका कंपटीशन जो होना चाहिए ना, आपका पीयर ग्रुप भी आपका कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन, कि लगे कि आप मोटिवेट हो उसको देखिए, उसको उतना क्यों आता है, मुझे इतना कम क्यों आता है, मेरे को भी उसके लेवल तक जाना है, तब आप आगे लेडर पे चढ़ पाओगे। वरना क्या है ना, सब आपके ही ग्रुप के है ना, इफ यू आर द टॉपर इन योर क्लास यू आर इन द रॉन्ग क्लास। ये काफी सही बात है जो एस्पिरेंट में बोली गई थी। तो अगर आप सबसे अच्छे हो तो इसका मतलब आप सही क्लास में नहीं हो, आप वाहवाही के पीछे भाग रहे हो। इस चीज को ध्यान रखना। अब आते हैं उठना कितने बजे है। अराउंड 4:30 अगर आप उठ जाते हो तो आप सबसे आगे रहोगे, सबसे सॉर्टेड प्लान में रहोगे। 4:30 में उठे, आपका जो वार्म अप सेशन था वार्म अप हो गया, जो कि करंट अफेयर्स है, और इसके अलावा भी आप कुछ कर पाओगे। 4:30 में आप उठे हो तो ऐसा तो नहीं करोगे ना 4:30 में उठे, 1 घंटे पढ़ा फिर सो गए। टाइम लगेगा इस आदत को बनाने में, बट ये आदत बन गई ना तो काफी सॉर्टेड रहोगे लाइफ में। उठ गए, फर्स्ट लॉट पढ़ लिया आपने, और इससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ लिया आपने, 2 घंटे तो कम से कम पढ़ोगे। उसके बाद अपने वॉक पे जाओ या फिर रनिंग पे जाओ, जिम जाओ, जिम जाते हो तो कुछ भी करो फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करोगे ना, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी करोगे तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका जो दिमाग है ना उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका दिमाग ज्यादा खुलेगा। इसका मतलब फायदा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर ब्रेकफास्ट किया आपने, नाश्ता किया, फिर अब सेकेंड स्लॉट में आप बैठे, जिसमें आप सेकेंड स्लॉट लेके बैठे थे। अब ये 9 बजे हो सकता है, 10 बजे हो सकता है, किसी का 7 बजे भी हो सकता है, डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। बट ठीक है, थोड़ा अपना टाइम लेके बैठना, कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास बैठना। 10 बजे बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 2 ये चला, फिर 1-1.5 घंटा ब्रेक लिया, लंच का ब्रेक हुआ आपका लंच। फिर आया आपका सेकेंड स्लॉट हुआ। आपको नहीं लग रहा 3:30-4 बजे तक आप पूरा फ्री हो गए, 3:30-4 बजे तक आपका फ्री हो गया, तो आप यहाँ पे अपने स्लॉट्स में ये बढ़ा सकते हो थोड़ा, मतलब हो सकता है 9:30 में ना बैठ पाए तो 10 बजे, 10:30 बजे भी बैठ सकते हो। ये कर सकते हो, ये आप पे फ्लेक्सिबिलिटी दी मैंने, क्योंकि डिसीजन वही लेता है जो ग्राउंड पे होता है, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अब आप कितने अच्छे से लेना चाह रहे हो डिसीजन, ये आप पे डिपेंड करता है। 2 स्लॉट्स आपके सॉर्टेड हो गए, एक वार्म अप सेट आपका सॉर्टेड हो गया। अब सोने के पहले या फिर इसी के बाद, शाम में मान लो आप इसके बाद 1-2 घंटे घूमने चले गए, दोस्तों के साथ चिल आउट कर लिया, उसके बाद भी तो बैठोगे ना रात के टाइम पे, खाने से पहले। तो निकल लाइब्रेरी छोड़ने से पहले या फिर लास्ट आपका जो रहेगा उस समय आप क्विज लगा लो, जो डेली क्विज जाएगा कोर्स वाले, ये क्विज लगा ले डेली क्विज। और यार ना पीवाईक्यू लगा लो, पीवाईक्यू आपकी मर्जी पे है, इस टाइम पे आप क्या करना चाहते हो आपकी मर्जी पे है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लान, डेली प्लान। तो ये वाला चीज भी अपना सॉर्ट हो गया, डेली टारगेट डेली प्लान दोनों सॉर्ट हो गया। पहले देख लेते हैं नोट्स पे, फिर हम देख लेंगे मेंस वालों के लिए। पहले नोट्स देख लेते हैं। ये जो है ना मैं एक छोटा सा लेके आया हूँ। अब ये मत सोचना ये बहुत बड़ा नोट्स है, अगर इसको आप लिखने जाओगे ना, इसे बहुत ज्यादा आप लिख लोगे, पेज आपका ऐसा होता है ना इस चौथाई में ही, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पेजेस का डायमेंशन पता नहीं चलता, इसमें छोटा बड़ा होता है ना, डायमेंशन पता नहीं चलता है पहले चीज। दूसरा इसका निब बहुत मोटा रहता है, तो ये मैं चाह के भी छोटा छोटा करके नहीं लिख सकता, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो नोट्स आपका कैसा होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। जो कोर्स में है उनको ये चीज, मतलब इसका एक सेशन आ जाएगा उनके लिए, तो वो चीज अगर यहाँ नहीं समझ में आ रही है तो वो लोग वहां भी समझ सकते हैं। अब जैसे आपकी टॉपिक है ना, टॉपिक है ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस,
एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सबने ये टॉपिक पढ़ा है ना। इसका नोट्स कितना होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। एक नोट जो अभी तक आपने बना के रखा होगा, जो कि डिटेल नोट्स होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे, या फिर आपने बुक में मार्किंग कर रखी होंगी, कर रखी है। नोट्स आपका ऐसा होना चाहिए कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का पहला मतलब ये ओरिजिन कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ होती है इस कहानी की, ये कहानी है पूरा। शुरुआत होती है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में, जब जो बैजेंटाइन इंपायर का फॉल हुआ, ठीक है, वहीं से ना बैजेंटाइन इंपायर का फॉल होता है। और जो ट्रेड रूट है, जो यूरोप और एशिया का ट्रेड रूट है, वो किसके हाथ में आता है, अरब्स के हाथ में, या फिर हम कह सकते हैं ऑटोमन इंपायर के हाथ में। और ये ट्रेड रूट जो है अनसेफ हो जाता है यूरोपियंस के लिए। इसीलिए फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इस इवेंट से अगर आपका ट्रेड रूट चला गया तो आपको एक ऑल्टरनेटिव सेफ ट्रेड रूट चाहिए। अब इसके लिए आप ट्रेड रूट ढूंढेंगे कहां से, सी के वाया, वाया सी। सी ट्रेड रूट की सी ट्रेड रूट ढूंढने का नेसेसिटी हो गया, और नेसेसिटी हुआ तो इन्वेंशन भी होगा। इन्वेंशन कैसे होगा, अलग अलग जो कंट्रीज थे, स्टेट थे, उन्होंने अपना भेजना शुरू किया। तो 1494 में अब जब जो यहाँ स्पेन भेज रहा है, यहाँ पोर्चुगल भेज रहा है, हो सकता है यहाँ पे लड़ाई हो जाए इनके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। और जहां कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां पे राइज नहीं होगा, वहां पे मतलब दिक्कत आएगी। तो इसके लिए जो यहाँ पे पोप थे ना, उन्होंने एक ट्रीटी बोकर करी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलिस। 1494 में हुआ जो ट्रीटी, उसमें क्या था, अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी गई कि इमेजिनरी है लाइन, और इसके जो भी वेस्ट में है, जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है वेस्ट में, उसमें स्पेन अपना वॉयज करेगा, और जो भी ईस्ट में है उसमें पोर्चुगीज करेंगे। यही रीजन नहीं है क्या कि पोर्चुगीज सबसे पहले इंडिया है, स्पेनिश भी आ सकते थे, सेम टाइम में लिखते थे, बट पोर्चुगीज की क्या, क्योंकि जो ट्रीटी के अंदर में ना ये पावर उनको थी कि वो ईस्ट में वॉयज कर सकें, इसलिए वे खोजते खोजते आ गए। रीजनिंग आपको मिल गया, पोर्चुगीज आए तो सबको पता है 1498 में क्यों आई, आपको रीजनिंग मिल गया। अगर आपको मान लो कि कंफ्यूजन हो जाता कल को किसी भी मामले से कि पोर्चुगीज आए थे या कौन आए थे, आपको ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलिस याद होता तो आप इसको वैलिडेट करके आंसर निकाल लेते। इसलिए कॉज एंड इफेक्ट जो है ना हमेशा याद होना चाहिए, ये कंफ्यूजन दूर करता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूजन सब ज्यादा गलत करवाता है आंसर। ठीक है, इसके बीच की कहानी आपके नोट्स में नहीं होनी चाहिए, इसके बीच की कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए, या फिर जो आपका लंबा वाला नोट्स है, बड़ा वाला, उसमें होना चाहिए कि हर 4 बार शॉर्ट नोट्स के बाद आप एक बार लंबा नोट्स को अपना रिवाइज करोगे। इससे आगे बढ़ते हैं। 1487 में एक फैक्ट है, बार्सिलोम डियाज जो है पहली बार केप ऑफ गुड होप को इंसर्कल करके गए थे, मतलब सर्कल करके गए थे, ये एक फैक्ट है। 1498 आता है, 1494 में निकले थे लोग, 1498 में पहली बार कलिकट में इंडियन कोस्ट में कौन यूरोपियन पहुंचा, पोर्चुगल पहुंचे, जिसका किसके साथ, अब्दुल माजिद के साथ। और कौन पहुंचा, वास्को डा गामा। ये चीजें आप छोटा छोटा बॉक्स करके लिख सकते हो, इसके लिए आपको स्पेस मिल जाएगा, पेन एंड पेपर पे लिखोगे तो। ठीक है, यहाँ पे और फिर बैटल 1612 पे जो बैटल हुआ ब्रिटिशर के साथ, जहां पे लोग हार गए, ये आपको एक तरह से पूरा टाइमलाइन आपका एक लाइन में खत्म हो गया। अब इस टाइमलाइन के अंदर जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स पे हम आते हैं। वो फैक्ट्स कैसे होंगे, फैक्ट डिवाइडेड है। वायसराय, पहला वायसराय कौन है, फर्स्ट वायसराय अल्मीडा है। इसका टाइमलाइन क्या है, 1505 1509, ये खाली जगह पे लिखेंगे 1505 से 1509। फर्स्ट वायसराय है। एक फैक्ट, ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ये आपके दिमाग में होने का मतलब दिमाग में होना चाहिए। परमिट सिस्टम इससे रिलेटेड है, परमिट सिस्टम क्या है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पेपर पे बस फैक्ट चाहिए मेरे को, पेपर मेरे को कहानियां नहीं चाहिए, कहानियां आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर 1505 से 9, 1507-8 में इसने इजिप्शियन और गुजराती नेवी को हराया था, गुजराती इजिप्शियन नेवी को हराया था। बस खत्म हो गया इसका फैक्ट। अल्बकर्की से मैरी एंड सेटल की पॉलिसी लाया था, वो रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज इंपायर था। कैपिटल मतलब कैप्चर किया था गोवा 1510 में आदिल शाह से, जो कि सुल्तान ऑफ बीजापुर है, एबॉलिश किया था सती को। इसका इसके पीछे का जो रीजनिंग है ना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों क्यों इसने एबॉलिश किया सती को, क्यों इसने मैरियन सेटल की पॉलिसी लाई, क्योंकि ये सोसाइटी में इन्वर्जन करना चाहता था, सोसाइटी में आपके पेनिट्रेट करना चाहता था कि कुछ भी हो जाए, इंडियंस है, ये पोर्चुगीज है, ये कभी आपको अपना नहीं मानेंगे। ये अपना तब मानेंगे जब आप इनकी सोसाइटी का हिस्सा बन जाओगे। सोसाइटी का हिस्सा कैसे बनोगे आप, कि जो मैरिजेस होंगे ना, उससे क्या करो, काफी सारे बच्चे होंगे, 20 साल 25 साल 30 साल 100 साल, 100 साल का वो टाइम लाइन होगा, जब एक अच्छा सा पॉपुलेशन बन जाएगा। उस पॉपुलेशन का, जैसे कि एक पोर्चुगीज बच्चा हुआ, 100 पोर्चुगीज बच्चे हैं, इनके 100 इंडियन दोस्त होंगे, इनके बीच में वो एनिमिटी नहीं रहेगी, इनके बीच में वो भाईचारा रहेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, सोसाइटल जो है वो एक्सेप्टेंस मिलने लगा पोर्चुगीज को। पोर्चुगीज का विजन बहुत लंबा था, भले वो ना कर पाए, विजन लंबा था उनका। ठीक है, इसके बाद डिकुना आएगा। डिकुना में भी आपको ऐसे ही छोटे पॉइंटर्स में नोट्स बना लें। कहानियां थोड़े और लिखना है ना, तो कहानियां लिखो भी तो बिना ग्रामर के, बिना वर्बोसिटी के, एकदम छोटा छोटा। ठीक है, इससे आपका बन जाएगा। 4 बार रिवाइज करोगे, इतना ही होना चाहिए ना कि आपको 3 घंटे मैक्सिमम आपका ये नोट रिवाइज करके खत्म हो जाए।
मेरे तो फिर भी बहुत लंबे हैं नोट्स, वो आपको समझ में आएगा। आपका नोट जो है बस आपको समझ में आना चाहिए, 1453, 1494, एफओसी क्या है किसी को समझ में नहीं आना चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो नोट्स का बेसिक बनाना कैसे है और उसको यूज कैसे करना है ये आप पे आ गया। दूसरा चीज, कुछ वैकेंट स्पेसेस जो है वो नोट्स में छूटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वैकेंट स्पेस में अगर कुछ एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड ऐसा कुछ है पीवाईक्यू में जो मेरे को नहीं पता है, तो वो पीवाईक्यू में यहाँ पे लिख लूंगा फैक्ट। अगर कुछ है ऐसा टॉपिक जो मेरे को टेक्स्ट बुक के सीरीज में, टेक्स्ट बुक में टेस्ट दे रहा था, मेरे को नहीं समझ में आया, वो फैक्ट नहीं था मेरे नोट्स में, यहाँ पे मैं उसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, नोट्स में बस फैक्ट्स होने चाहिए, नोट्स में जो स्टोरी है वो नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो ये चीज आपको, नोट्स आपको ऐसे बनाना है। जो बैच में है उनको मैं समझा दे रहा हूँ कि लेक्चर और नोट्स को दोनों को साथ में कैसे करना है। ये दोनों का रिलेशन जो है ना, ये है इसकी तरह, मोतियों की माला की तरह। अब इसमें जो मोती है ये है फैक्ट्स, आपके फैक्ट्स, और ये जो टाइमलाइन है जो इसको बाइंड कर रहा है ये है लेक्चर। लेक्चर, अब बिना इस लेक्चर के आपको फैक्ट खुद से बाइंड करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं कहता हूं आप लेक्चर को देख लेना 1.5x की स्पीड में देख लेना। कब देखना? जब आप खाना खा रहे हो, जब आप बैठे हो, मतलब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एक्टिवली नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, पैसिवली पढ़ना है आपको, तो आप लेक्चर्स देख लेना। इससे क्या होगा, आपको कॉज एंड इफेक्ट पता चलेगा, हर चीज के पीछे का रीजन पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, इसको कैसे हम कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ है ना कि 1612, तो इस फैक्ट से हम ये चीज डिराइव कर सकते हैं, यहाँ पे पोर्चुगीज और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई। पोर्चुगीज जो थे डिकुना के अंदर में इंटरफेयर कर रहे थे बंगाल ट्रेड में, जिससे मुगल्स नाराज थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज को हराया तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया इनका, ये खुश हो गए ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स जब खुश हुए ये, तो ये रीजन नहीं हो गया इनको 1613 में फैक्ट्री बनाने का परमिशन मिल गया था और 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। रीजन हो सकता है ना, जैसे कि रीजन था कि 1400 मतलब 1498 में पोर्चुगीज सबसे पहले वास्को ड गामा क्यों आया, उसका भी रीजन था ना। ऐसे ही रीजनिंग में पढ़ाई करनी है, हर चीज का आपको रीजनिंग होना चाहिए। तो लेक्चर्स में उनको ऐसे यूज करना है। लेक्चर से आपको जो कहानियां लेक्चर्स में आप सुनोगे ना, वो कहानियां आपको दिमाग में याद कर लेनी है, उन कहानियों से इसको फैक्ट को बाइंड करना आपको काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, कल से आपका लेक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। एंड एक और चीज मेरे को एड्रेस करना था यहाँ पे कि जो बैच में लेक्चर्स है वो अलग चल रहे हैं और जो यहाँ जो डेली टारगेट है वो अलग चल रहा है। आपको दोनों करना है, क्योंकि आपको, आपने अगर बैच लिया है तो मेरा मोटिव है भी नहीं कि मैं आपको कंफर्ट में लेके पढ़ाऊं। आपने पैसे दिए हैं, अगर आपको उसकी इज्जत नहीं है तो आप मत पढ़ो, अगर आपको उसकी इज्जत है तो पढ़ो। अगर कोई भी दिक्कत आता है, आपके पास फोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करो, अपना चीज एड्रेस करो, व्हाट्सएप पे उसे आप कनेक्ट करो, बॉट है आपके पास रिकॉल सेशन है, उस रिकॉल सेशन में ज्वाइन करो और अपना चीज एड्रेस करवाओ। ठीक है, जितना आप इंक्लूसिव हो सकते हो ना उतना इंक्लूसिव होकर पढ़ाई करो। तो आपके लिए क्या है ना, इसमें एक प्लस है डेली लेक्चर्स। डेली लेक्चर इसमें एडेड है। आपको 4 घंटे 5 घंटे नहीं, आपको 7 8 घंटे देना है, रोज देना है। वरना फिर आपको ये हक नहीं बनेगा कि आप कल को अगर एग्जाम ना निकले, तो कोई भी आप में से कल को ये हक नहीं बनेगा कि आप ये बोल सको कि मैंने मेहनत करा और मेरा नहीं निकला। अगर आपको पता है कि आपने कहीं है लैग कर रहे हो, तो फिर आप तो ईमानदारी से नहीं कर रहे हो ना। और फिर वैसे में एग्जाम निकल भी जाए तो वो तो खराब ही आपके लिए, कि मान लो प्री निकल गया, मेंस नहीं हुआ, तो अगला बार को लेगा प्री तो ऐसे ही निकाल लिया था, क्यों ही इतना मेहनत करना, हो सकता है अगला बार ना निकले। आप काफी गंदे ट्रैप में फंस जाओगे। ठीक है, ये भी सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ये भी अपना टाइम टेबल हो गया, नोट्स भी समझ में आ गया ना सबको। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ टू इंटीग्रेट मेंस पेपर विद प्रीलिम्स। मेंस पेपर को प्रीलिम्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा और थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी भी मैं कह रहा हूँ उतना ज्यादा इंक्लूसिव हुआ नहीं है ये। आपको लग रहा होगा कि ये अगर डेली लेक्चर के साथ में मिला के भी करूँ ना तो 6 घंटे अभी तक पहुंचे हम, मैक्सिमम हम 6 घंटे पहुंचे अभी तक, 2 4 1 5 1 6 साढ़े 6 घंटे पहुंचे। नेक्स्ट, हाँ क्या था, मेंस। मेंस वालों को एक अलग स्लॉट बनाना है अपना, और एक डेली रूटीन में ऐड करना है सोने से पहले। डेली रूटीन में सोने से पहले एक एक्टिविटी ऐड करना है उनको। स्लॉट में क्या है उनका, जिसमें वो मेंस पढ़ेंगे। मेंस कहां से स्टार्ट करना है मैं बता रहा हूं, ऐसे से। मेंस आपको स्टार्ट करना है ऐसे से। क्यों करना है, इसके पीछे रीजनिंग है। ऐसे में आपको 140 में ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 135 140 से लेके 1 हम 80 रख लेते हैं। 191 तक मार्क्स आता है, बट हम 180 रख लेते हैं। कितना मार्क्स रेंज है, 40 मार्क्स का रेंज है। 40 मार्क्स आपको रिजल्ट में अंदर और बाहर करने के लिए काफी है ना।
मेंस का रिजल्ट ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मार्क्स में कम ही होता है, 40 मार्क्स आपको अंदर बाहर करने के लिए काफी आता है, इसलिए यहाँ पे हमें कम से कम 170 के रेंज में रहना है। दूसरा रीजन, ऐसे का कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं होता, इससे आपके अंदर का रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसे आप, ऐसा है ना कि आपको कोई नॉलेज सेट नहीं चाहिए इसके लिए आपको चाहिए कि आपके अंदर क्या क्लैरिटी है चीजों को लेकर के। आपको लेक्चर्स अगर आपने कहीं से लेकर रखा है तो आपको सीखना है बस इसका बेसिक क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इंट्रो कैसे बनाते हैं, टॉपिक कैसे ब्रेक करते हैं जिसको हम ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं, ये सब आपको बेसिक सीख लेना है और उसके बाद उस पर खुद से आपको रिसर्च करना है। रिसर्च मतलब अपने अंदर से रिसर्च करना है। लाइक कि मैं बताता हूँ इससे सबसे प्रोटेक्टेड मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है और सबसे इजी क्यों है। एक है वुमेन इंपावरमेंट, एक टॉपिक है, मान लो वुमेन इंपावरमेंट एक टॉपिक है। अब इसमें 3 लोग हैं, एक इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एंड्रोइड स्टार्ट कर रहे हैं कि ग्रेटा थनबर्ग से, कि बहुत कम उम्र में उन्होंने क्या किया कि क्लाइमेट जो इसका है उसको काफी बड़े लेवल पे जाकर उन्होंने रिप्रेजेंट किया क्लाइमेट चेंज को, वो भी वुमेन इंपावरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, ये हो गया नेशनल जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज का एंडोट आपका बना। दूसरा किसी ने लिया किरण बेदी, एक कंट्री जहां पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफी कम था, वो भी ऐसे पोर्टफोलियो में पुलिसिंग, वो भी आईपीएस, पहली वो महिला जेलर बनी थी, तो एक ने ये रखा कि वो भी अपने फील्ड में चैंपियन, ये भी सही है, ये भी सही है। अब तीसरा बंदा जो मैं हूं, मैं अपने गांव की कहानी ले आया, जहां मेरे गांव की पहली ग्रेजुएट जो लड़की थी, उसने कैसे अकेले के दम पे वो गई, पढ़ाई लिखाई करके आई, वापस आई, एक छोटा स्टार्टअप किया और पूरा गांव में एक सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेम किया उसने। अब आप बताओ मेरे को, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तीनों सही है ना। तो ऐसे में सब कुछ सही होता है जब तक आप जो टॉपिक है उसको बाइंड करके अपनी चीजें दे रहे हो, बट GS1 GS2 में ऐसा नहीं होता है। इसलिए ऐसे जब आप लिखोगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप चीजों को ज्यादा, आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो ब्रॉड होगा, इसलिए मैं ऐसे को पहले करने बोल रहा हूँ, और मार्क्स तो है ही। ऐसे के बाद DI, ऐसे एक हफ्ते आप पूरा उसका बेसिक सीखो, लेक्चर्स देखो, बेसिक सीखो, उसके बाद आप धीरे धीरे ब्रेनस्टॉर्म और लिखना शुरू करो, कम से कम 2 हफ्ते में आप 2 ऐसे लिख जाने चाहिए। ऐसे में क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। अब कॉन्फिडेंस आ गया, अब 2-3 ऐसे अपने लिख लिए, उसके बाद आओ DI पे। DI में आपको क्या करना है, 4 टॉपिक होते हैं DI के, उसको पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है, और सारे PYQs लिखते हैं, PYQs आपको बनाने हैं, कोशिश करना PYQ बनाने का। इसमें आपको कम से कम 50 to 60% चैंपियन कर लेना आपको, इसको हफ्ते 2 हफ्ते में, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हो भी जाता ही है। इससे क्या होगा, आपको 72 मार्क्स सिक्योर होगा। आपको प्रीलिम्स के बाद इस पोजीशन में रहना है कि आपको कम से कम इसमें अभी के अभी अगर DI शुरू हो जाए तो आपको 50 मार्क्स तो आ ही जाए, 72 नहीं तो। अब यहाँ 50 से 72 पहुंचने का दौर जो है वो हम मेंस के टाइम में कर लेंगे। कम से कम आपको इतना होना चाहिए, क्योंकि बाकी आप कुछ भी कर लो, आपने 8 मार्क्स का आंसर बहुत अच्छा लिख दिया, बहुत सुंदर लिख दिया, क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेगा आपको। तो बाकी जो GS होता है ऐसे होता है ना, यहाँ पे हमें स्कोर करना पड़ता है, और जो DI होता है ना, वहां हम मार्क्स लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सारा मार्क्स देने के लिए तैयार है एग्जामिनर, और यहाँ पे ना कोई दिक्कत नहीं होता, आंसर जो है निकल गया, आप उसको चेक भी कर सकते हो कि मेरा आंसर सही निकला है या नहीं निकला है। मोस्टली जो DI गलत होता है वो होता है सिली मिस्टेक, परसेंटेज निकालना था, नंबर निकाल दिया, नंबर निकालना था, परसेंटेज निकालना था, ईयरली निकालना था, 5 ईयरली निकाल दिया, यही सब दिक्कत होता है। तो DI उतना हार्ड नहीं होता है, बट उसको क्या है ना, 20 दिन देते हो बस एग्जाम के पहले, जो चीज आपको 100% का रेशियो दे रहा है, हिट रेशियो दे रहा है, उसको आप 20 दिन कैसे दे सकते हो। और ये तो कहते भी PPC में, जिसका SC और DI हो गया उसका इंटरव्यू पक्का है, इस लालच से भी कर लो कम से कम। इसके बाद अगर आपके पास अभी भी टाइम है, खुदा ना खास्ता एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आपके पास अभी भी टाइम है, तब आपको GS1 के रेकरिंग टॉपिक्स करने हैं। रेकरिंग टॉपिक्स क्या है, आर्ट एंड कल्चर, 4 टॉपिक है टोटल, उसी 4 में से क्वेश्चन आने वाला है। तो ये 4 टॉपिक आपका फर्ज है कि आपको पूरा रटा होना चाहिए, क्या डायग्राम्स कहाँ पुट इन होना है, क्या कीवर्ड डालने हैं, क्या मेरे को इसमें फॉर्मूलाज बना के डालने हैं, सब कुछ आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर हो गया ट्राइबल रिबिलियन, ये भी दो ही पूछता है, 2 या 3 ही पूछता है। नेशनल मूवमेंट पूछता है कुछ, फिर पर्सनैलिटी से कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो उतना ही पूछता है। इसको बाद में किसी को चाहिए मैं लिस्टिंग बता दूंगा, पहले स्टार्ट करिए यहाँ से। पहला चीज हो गया, 1 घंटे आपने क्लास में सीख लिया, 1.5x 2x में करके वीडियो देख के। उसके बाद आधे घंटे आपने ब्रेनस्टॉर्म करा कि आप इसमें क्या क्या वैल्यू एडिशन कर सकते थे, पॉइंट्स पे क्या क्या आपसे वैल्यू एडिशन हो जाता, ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी, और आपका भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनेगा किसी चीज को लेकर के। जैसे मैंने कहा ना कि एक जो है इंटरनेशनल अरीना से लेके एक गांव की स्टोरी, दोनों स्टोरी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली मतलब मार्क्स फेचिंग है। इस सिनेरियो में, वुमेन इंपावरमेंट के सिनेरियो में दोनों इक्वली मार्क्स फेचिंग है।
ठीक है, आपको बस सीखना ये है कि थीसिस एंटीथीसिस कैसे करते हैं, या फिर आपको एडवांस लेवल पे सीखना है तो अलग अलग मीनिंग्स कैसे डिराइव करते हैं एक वर्ड से, और उस मीनिंग्स पे कैसे क्वेश्चन करके ऐसे को लिखते हैं, अलग अलग लेवल्स पे है। ठीक है, वो चीज धीरे धीरे टाइम के साथ बन जाएगी आपकी। डेली डेली आपके लिए एक ये बोला था ना, डेली आपको क्या करना है, डेली सोने से पहले आपको टॉपर्स कॉपीज पढ़ने हैं, टॉपर कॉपी। इसका फायदा क्या होगा, और हाँ, टॉपर कॉपीज पढ़ने 40-45 मिनट के आसपास। मैं मेरे से अगर सजेशन मांगोगे, मैं 2025 के टॉपर का सजेशन दूंगा। पहला है माधव अग्रवाल सर, कोमल पुनिया मैम एंड आयशी मैम, और गरिमा लोहिया मैम जो पहले की हो गई, एंड हर्षिता मैम। इनकी कॉपीज आप देखोगे ना, आपको एक चीज समझ में आएगा कि इनकी कॉपीज में आपको कोई भी कॉपी पसंद आ सकती है। आपको हो सकता है कि कोमल पुनिया मैम को कॉपी पसंद है, इनसे बढ़िया स्ट्रक्चरिंग कॉपी में मैंने कहीं नहीं देखा। इतना बढ़िया पेज यूटिलाइजेशन है, इतना बढ़िया स्ट्रक्चरिंग है। इनसे ज्यादा क्लैरिटी नहीं, माधव सर ज्यादा। इनका कॉपी में क्लैरिटी आपको मिलेगा कि हर चीज को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ है। अगर इन्होंने इंट्रो डाला है तो इंट्रो को सपोर्ट करने के लिए एक केस स्टडी, एक एग्जांपल, एक एंड मतलब डायग्राम या कुछ ना कुछ है। ठीक है, इसलिए इनका आंसर इतना अच्छा था, इसलिए इनको मेंस में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे 2025 में। आप क्या सीखोगे इसको लिख के, स्ट्रक्चरिंग सीखोगे। हो सकता है किसी का स्ट्रक्चरिंग आपको पसंद आ गया, आपने उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। खुद से आपको पता नहीं ना आपको कैसे स्ट्रक्चरिंग करना है, तो यहां से आप वो चीज सीखोगे। आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यहां से डिराइव करोगे। 5 आंसर पढ़े, कम से कम 2 कीवर्ड्स तो आपको समझ में आया ना, स्पिलओवर इफेक्ट समझ में आया। ठीक है, ये सब कुछ कुछ तो हिस्टोरिकल एविडेंस समझ में आया, कुछ आपको अच्छा अच्छा कीवर्ड आपने वहां से डिराइव कर लिया। ठीक है, तीसरा चीज, आपको नॉलेज पे भी तो ये, नॉलेज पे भी तो आपको ये कर रहा है ना, आपको टॉपिक ही तो पढ़ रहे हो। 1857 पे आंसर है तो आप 1857 टॉपिक ही तो पढ़ रहे हो ना, तो नॉलेज इनहेंसमेंट पे भी ये काम करेगा। क्वेश्चन ब्रेकिंग कैसे करना है, उन्होंने कैसे किया, ये देख के आप क्वेश्चन ब्रेकिंग भी समझ पाओगे। तो ये सारी चीज आपको फायदा हो जाएगा। ये हो गया मेंस के लिए। लास्ट हमारा बचा है जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उनके लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज्यादा परेशान यही लोग हैं, वर्किंग एस्पायरेंट्स। जो भी वर्किंग एस्पिरेंट है उनको थोड़ा जल्दी सुबह उठिए, 4 साढ़े 4 में उठ जाइए। उठने के बाद पहला स्लॉट एज इट इज 40-45 मिनट ये किया, 2 घंटे तो आप पढ़ोगे ही, क्योंकि आपको बीच में आपके पास समय नहीं है। 2 घंटे आप पढ़ोगे ही, तो करंट अफेयर्स 2-2.5 घंटे में और एक कोई सब्जेक्ट निपटा दिया आपने जल्दी जल्दी पढ़ के। फिर आपका है ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर आपका हो गया। ऑफिस आवर में आपको यहाँ यूटिलाइज करना अपना समय। जो भी आपको लेक्चर देखना है ना, लेक्चर आपको देखना है, आप यहाँ देखोगे ऑफिस आवर में, ईयरफोन लगा के, लंच कर रहे हो तब, ट्रैवलिंग कर रहे हो तब, किसी भी टाइम पे यहाँ देखोगे। उसके बाद जो भी क्लास लेक्चर, ये क्लास लेक्चर या फिर कोई अलग लेक्चर भी है जो आपको देखना है, आपको लग रहा है जैसे कोई एक हो गया कि एमसीक्यू का आपको लेक्चर देखना है, कि कोई एमसीक्यू पूछ रहा है, आपको एमसीक्यू जवाब देना है, रिवीजन, ये भी आप यहीं करोगे। आपको क्या कहते हैं उसको, टेक्स्ट बुक या कोई भी क्वेश्चन आंसर वाला ऐप में, कोई भी ऐप में आपको ये करना है, आप इसी टाइम पे करोगे। ये चीजें हो गई आपकी लेजर में। लेजर को आपने कितने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। नेक्स्ट आप आओगे, घर आओगे आपके, उसके बाद भी आपको 3.5 से 4 घंटे मिल जाएंगे आराम से। अब इस टाइम में आपको क्या करना है कि पहला स्लॉट अपना, स्लॉट 1 स्लॉट 2, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है। ठीक है, रिवाइज करना है जितना आप कर सको। इससे ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बन जाओगे, बट ऐसा होगा ना कि आप काफी चीजों को यहाँ पे अच्छे से कर पाओगे। आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा अपना उठने का टाइम जल्दी कर लेते हो तो। उस पर 9:30-10 बजे अपना सो जाओ आराम से, 5-5:30 में तो ऑफिस आ ही जाते होगे। 9:30-10 बजे अपना, 10 बजे, मेरे को लगता है कि अगर आप एक हेल्दी स्लीप लेना चाह रहे हो, हेल्दी स्लीप मतलब वैसा स्लीप जो आपको हार्म भी ना करे। अगर आप 10 घंटे सो रहे हो ना, तो आपको हार्म कर रहा है, आपको पता है या नहीं, वो आपको हार्म कर रहा है। हेल्दी स्लीप मेरे को लगता है 5-5.5 घंटे से 6 घंटे का होता है हेल्दी स्लीप, इससे ज्यादा हेल्दी स्लीप नहीं होता है। तो हेल्दी स्लीप आपको इतना ही लेना है। और एक चीज और आपने खुद भी नोटिस करा होगा कि अगर आप जल्दी सोते हो और जल्दी उठते हो तो आप ज्यादा फ्रेश रहते हो। अगर आप लेट से सोते हो और ज्यादा लंबा भी सोते हो तो भी आप फ्रेश नहीं रहते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप सही टाइम पे बॉडी को सही रेस्ट दे दोगे ना, तो बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर कर जाती है, आप ज्यादा मेंटली एक्टिव हो जाते हो। तो बेस्ट यही है, बेस्ट है जल्दी एक 10, 10:30, 11 जो भी आपका टाइम लग रहा है, 5.5-6 घंटे गिन के सो, उतने बजे उठो। एंड एंड ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, काफी लोग कर रहे हैं। आपने जो आई थिंक 2024 के सीडीएस टॉपर थे ना, सीडीएस टॉपर, आप उनका लाइफस्टाइल देखो। उनका एक चीज मेरे को काफी अच्छा लगा था जो उन्होंने बताया था, कि आप जो बनना चाहते हो ना उसको जीना शुरू करो। इनको
आर्मी में जाना था, सीडीएस में गई है, तो इनको पता था इनको जल्दी उठना होगा, तो इन्होंने अपना टाइम स्लॉट कर दिया जल्दी उठने का। इनको पता था इनको पीटी करना होगा, इन्होंने सुबह एक्सरसाइज शुरू की, रोज रनिंग, रोज एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान था इनका। बारिश हो तो ये मतलब रेनकोट पहन के जाते थे। वहां पे इनको एक्सक्यूज नहीं मिलेंगे, तो इनको यहाँ वही टाइप यहाँ भी जीनी है। खाने खाने का एक टाइम होता था इनका कि उसी टाइम में हमें खाना खाना है। पढ़ाई करने का एक टाइम होता था, ये टाइम आप बोलोगे कि यहाँ पे तो जब ये आर्मी में जाएंगे पढ़ाई नहीं करना होगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो आ रहा है ना कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है आर्मी में, हर चीज डिसिप्लिन के आगे। कोई इनको कोई ये नहीं देना है, इनको कोई ये नहीं देना है, एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, तो उस चीज के लिए इन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करा था। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे खत्म। आई थिंक सब कुछ एड्रेस हो चुका है इसमें। यस, आई थिंक सब कुछ हुआ। फिर भी अगर किसी को कोई इशू आता है इस पे कि कोई चीज नहीं समझ में आई या फिर कैसे करना है, तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। कैवल्या क्वेरी बॉट है, बॉट आपको टेलीग्राम के बायो में बॉट का लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरा नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर एडमिशन रिलेटेड किसी को क्वेरी है तो वो भी आप दोनों जगह पे एड्रेस करवा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।